वहाँ मंदिर के आसपास मीट की दुकानें नवरात्र में ना खोली जाएं, लेकिन दारू की भी दुकानें बंद होनी चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर शराब बिकेगी? इसलिए नवरात्रे में दोहरा कदम योगी आदित्यनाथ जी उठाएं, मैं उनका स्वागत करूंगा। पूरे प्रदेश में 9 दिन शराब की दुकानें बंद करा दीजिए। एक के बदले एक बोतल फ्री आप बांट रहे हो। 9 दिन तक शराब की दुकानें उत्तर प्रदेश में बंद कराइए और KFC भी बंद कराइए। मैकडोनल्ड, ये जो मैकडी की जो बड़ी बड़ी दुकानें, इसको भी बंद कराइए। बीजेपी वालों के भी रेस्टोरेंट बंद कराइए। मीट मछली मुर्गा बंद कराइए और शराब की दुकानें भी बंद कराइए। तो इसलिए आपका सही पता, आपकी भावना का सही पता तभी चलेगा, क्योंकि भारत को बीफ एक्सपोर्ट में मोदी जी की सरकार ने दुनिया में आगे बढ़ाने का काम किया है। भारत आज दुनिया में बीफ एक्सपोर्टर्स की सूची में अग्रिम सूची के अंदर शामिल है, अग्रिम नंबरों के अंदर शामिल है। और यहां आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, कल उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हुआ। डबल इंजन की सरकार में डबल दारू के खिलाफ, डबल इंजन की सरकार में एक के बदले एक बोतल फ्री दारू के खिलाफ, और आगे भी हम लोग इस अभियान को चलाएंगे। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री आज RSS के मुख्यालय नागपुर गए। 100 साल पूरे हो गए RSS के, और जब RSS के 100 साल पूरे हुए हैं, ऐसे में कुछ सवाल तो RSS के लोगों से बनते हैं, कुछ सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से बनते हैं, कुछ सवाल तो बीजेपी के नेताओं से बनते हैं। और मेरा पहला सवाल यह है कि 100 साल हो गई RSS को, RSS का एक भी प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी या महिला अब तक क्यों नहीं बना? एक भी प्रमुख RSS का दलित, पिछड़ा, आदिवासी या महिला क्यों नहीं बना अब तक? इसका जवाब RSS को देना चाहिए। 52 साल तक भारत की आन बान और शान, हमारा तिरंगा झंडा RSS के मुख्यालय पर क्यों नहीं फहराया गया? आज 100 साल पूरा होने पे इसका जवाब RSS को और बीजेपी को देना चाहिए। जवाब देना चाहिए RSS और बीजेपी को कि जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो फजलुल हक की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी क्यों लिखी थी, और उस चिट्ठी में लिखा था भारत छोड़ो आंदोलन को, आजादी के आंदोलन को कुचल देना चाहिए। RSS और बीजेपी के लोगों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस चिट्ठी के बारे में जवाब देना चाहिए। RSS और बीजेपी को बताना चाहिए कि जिन्ना की मुस्लिम लीग, जिसने भारत के 2 टुकड़े किए, जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया, उस जिन्ना के साथ 3 राज्यों में RSS और बीजेपी के पुरखों की सरकार क्यों थी? फजलुल हक की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे, फजलुल हक की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन था फजलुल हक? पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का गृह मंत्री था फजलुल हक, उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। सिंध प्रांत में RSS और बीजेपी के पुरखे मुस्लिम लीग के साथ सरकार में थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में RSS और बीजेपी के पुरखे मुस्लिम लीग के साथ सरकार में थे। तो क्यों थे? इसका जवाब उनको देना चाहिए। और इतना ही नहीं, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेजों से लड़ने के लिए उनकी सेना हिंदुस्तान में जब आई, तो उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ब्रिटिश सेना में भर्ती करने का आह्वान RSS और बीजेपी के पुरखों ने किया था। इसका जवाब RSS और बीजेपी के लोगों को देना चाहिए।
आपने हमारे क्रांतिकारियों के खिलाफ, हमारे महापुरुषों के खिलाफ मुखबिरी करके अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? आज 100 साल पूरे होने पे इस बात का जवाब आरएसएस को और बीजेपी को देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को 11 साल तक आरएसएस की याद नहीं आई। जेपी नड्डा जी ने कहा अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत हो गया है। लेकिन आज 11 साल के बाद उसी नरेंद्र मोदी को आरएसएस के मुख्यालय पे जाना पड़ रहा है। तो नरेंद्र मोदी से भी ये सारे सवाल बनते हैं और आरएसएस से भी ये सारे सवाल बनते हैं। इसका जवाब उनको देना चाहिए। इसके अलावा अभी वक्फ बिल की चर्चा हो रही है। बीजेपी ने कहा हम वक्फ बिल लेके आएंगे। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, मैं जेपीसी का मेंबर था वक्फ बिल में। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी वक्फ बिल लाएगी तो वो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अगर बीजेपी वक्फ बिल लेके आएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, जयंत चौधरी जी ने, सब ने मिलके अल्टीमेटम दे दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इनकी जमीन अपनी खिसकने लगी है। इनको लगने लगा है कि हमारा जनाधार खिसक जाएगा। वो चाहे नायडू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जयंत जी हो, इनको सबको लगने लगा है कि हमारा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये वक्फ बिल अगर मोदी सरकार लेके आई तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। उनसे ये सारे लोग समर्थन वापस लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। और वक्फ बिल के जो प्रावधान हैं उसकी मोटी मोटी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। बार बार सच्चर कमेटी का जिक्र होता है। कहा जाता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि अगर वक्फ की संपत्तियों का सही सदुपयोग हो तो 12,000 करोड़ की आमदनी हो सकती है। तो मैंने कहा इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। एक नीरव मोदी को पकड़ के लाओ, 20,000 करोड़ वसूलो उससे, 12,000 करोड़ वक्फ को दे दो, 8,000 करोड़ रुपए अपने पास रखो। और आमदनी कैसे हो सकती है? वक्फ की ज़मीनों में मस्जिदें हैं, तो क्या ईसा की नमाज के लिए, जोहर की नमाज के लिए, मगरिब की नमाज के लिए टिकट लगाया जाएगा मस्जिदों में?